लव मैरिज है माँ, क्या शादी की बात जाना, मैं जा रही हूँ रोहन के साथ घूमने, वो आ रहा है पिक करने, वैसे भी हम लोगों की मंगनी हो गई है। देख रचना, शादी के पहले इतना घूमना फिरना ठीक नहीं लगता, तू प्लीज इतना मत मिला कर उससे। रचना माँ की नहीं सुनती और अपने मंगेतर रोहन के साथ क्लब चली जाती है। रोहन आए दिन उसे बाहर घुमाता, वो जहाँ कहती वहां आ जाता, और शॉपिंग वो तो इतनी कि रचना का पूरा घर भर गया था। रचना को पार्लर जाना था शादी की तैयारी के लिए। सुबह से रिक्शा का इंतजार कर रही थी लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। हाय भगवान, ये रिक्शा वाले भी ना, अभी पार्लर में अपॉइंटमेंट है मेरा, लेट हो जाऊंगी मैं। तभी रोहन की कार आकर रुकी। अरे रचना, तुम यहाँ खड़ी हो, चलो बैठो गाड़ी में। कहाँ जाना है तुम्हें? रोहन तुम? अरे तुम्हें तो ऑफिस जाना था ना, मैं पार्लर जा रही हूँ बस। ऑफिस तो है लेकिन तुम ज्यादा जरूरी है, चलो बैठो जल्दी से, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। रचना मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। रोहन ने उसे पार्लर तक छोड़ा और कहा कि वो खुद आकर लेने आएगा। दूसरे दिन रचना को बस पास की दुकान से शादी के कार्ड लेने जाना था। उसने सोचा पैदल ही चली जाऊंगी, लेकिन घर से निकली ही थी कि रोहन की गाड़ी आ गई। कहाँ जा रही हो तुम अकेले? अरे बस पास की दुकान में। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम निकल रही हो तो मैं आ गया। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे पर रोहन, तुम्हारा काम। मेरे लिए तुम सबसे बड़ा काम हो रचना। बाकी सब बाद में, अब चलोगी या? रचना की सहेलियां ये सब देखती और हैरान होती। यार रचना, तेरा मंगेतर एकदम परफेक्ट है, एक कॉल करो और हाजिर हो जाता है। हाँ यार, रोहन बहुत केयरिंग है, मेरे लिए हर वक्त तैयार रहता है। लकी है तू, शादी के बाद भी ऐसा ही रहे तो मजा आ जाएगा। रचना खुश थी कि उसे ऐसा पार्टनर मिला है जो हर पल उसके साथ रहना चाहता है। एक रात रचना को तेज बुखार हो गया। उसकी माँ ने घबराकर रोहन को फोन किया। रोहन बेटा, रचना को बुखार है, बहुत तेज है, हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। माँ जी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ, बस 10 मिनट। रोहन ये क्या कर रहा है? रात के 12 बज रहे हैं, अभी जाने की क्या जरूरत है, सुबह चले जाना। माँ रचना बीमार है, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा, शादी से पहले लड़की के घर इतनी रात को जाना ठीक नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे? माँ मुझे लोगों की परवाह नहीं है, रचना को मेरी जरूरत है और मैं जा रहा हूँ। रोहन तुरंत निकल गया। वो रचना के घर पहुंचा और उसे हॉस्पिटल ले गया। सारी रात वो रचना के पास बैठा रहा, डॉक्टर से बात की, दवाई लेकर आया। बेटा तुम घर जाओ, थक गए होगे। नहीं माँ जी, मैं यहीं रहूंगा जब तक रचना ठीक नहीं हो जाती। सुबह रचना की तबीयत सुधरी तो उसने रोहन को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम यहाँ? तुम्हारे बिना कहाँ जाता मैं। रोहन जब भी बाहर जाता तो रचना के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी परफ्यूम, तो कभी कोई गिफ्ट। रचना ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोहाना बानी, मेरे पास इतना सामान हो गया कि रखने की जगह नहीं है। अरे तो क्या हुआ, शादी में तो काम आएगा ना, और वैसे भी मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करना अच्छा लगता है। रोहन बेटा तुम बहुत खर्च कर रहे हो, इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं माँ जी, रचना मेरी होने वाली पत्नी है, उसके लिए तो कुछ भी कम है। रोहन कभी अकेले मार्केट जाता है तो कभी रचना के लिए ढेर सारा सामान लेकर आता। उसका पूरा कमरा शॉपिंग बैग से भर गया था। एक दिन रचना की सहेलियां उसके घर आई। यार रचना, ये सब क्या है, इतना सामान कहाँ से आया? अरे रोहन लाता रहता है, मैं मना करती हूँ लेकिन वो सुनता ही नहीं है। हाय, काश हमें भी ऐसा मंगेतर मिलता, तू तो लॉटरी लगा ली यार। सच में, हमारे तो बॉयफ्रेंड एक चॉकलेट भी मुश्किल से देते हैं, और तेरा रोहन रोज कुछ न कुछ लाता है। हाँ यार, मैं तो खुद हैरान हूँ, वो मेरे लिए इतना करता है। सहेली नेहा अपनी सहेली से फुसफुसाई। यार प्रिया, मुझे तो जलन हो रही है इसकी किस्मत से। हाँ यार, सब कुछ मिल गया इसे, अमीर मंगेतर, प्यार, सामान, हमें तो कुछ नहीं मिला। रचना की खुशी देखकर अब उसकी सहेलियां उससे जलने लगी थी। वो अब कम ही उससे मिलने आती थी। रोहन की माँ अपने पति से बात कर रही थी। सुनिए जी, मुझे रोहन की यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, वो रचना के पीछे पागल हुआ जा रहा है। अरे तो क्या हुआ, प्यार करता है अपनी होने वाली बीवी से, गलत क्या है इसमें? गलत यह है कि वो हर वक्त उसी के पीछे भागता रहता है, ऑफिस छोड़कर, काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। कल देखा था मैंने, मीटिंग में था और रचना का फोन आया तो मीटिंग बीच में छोड़कर चला गया। अरे तो बात करो उससे। बात करती हूँ तो सुनता ही नहीं है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये लड़की का गुलाम ना हो जाए शादी के बाद। एक दिन रोहन की माँ ने उसे अकेले में बुलाया। रोहन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो। देख बेटा, तू रचना के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि लड़की सिर पर चढ़ जाए।
शादी से पहले इतना करोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? माँ आप क्या कह रही हो? रचना ऐसी नहीं है। अरे अभी नहीं है लेकिन बाद में हो जाएगी। तू इतना करता है उसके लिए, अपना सब कुछ छोड़ देता है, कहीं तू उसका गुलाम ना बन जाए बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। माँ आप ना फिजूल की बातें कर रही हो, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं बस अपनी होने वाली पत्नी का ख्याल रखता हूँ। अरे लेकिन बेटा इतना ख्याल भी ठीक नहीं है, थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। रोहन चिढ़कर वहां से चला गया। रोहन की माँ परेशान हो गई। उसे लग रहा था कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। रोहन की माँ ने अब अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया। सुनिए जी, आप भी कुछ बोलते ही नहीं है, क्यों? देख रहे हैं ना रोहन कैसे सारा पैसा उस लड़की पर बहा रहा है। अरे होने वाली पत्नी है उसकी, शादी की तैयारी चल रही है, खर्चा तो होगा ही। खर्चा नहीं है, बर्बादी हो रही है। रोज नई साड़ी, रोज नया गहना, रोज कुछ ना कुछ। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने तो अपनी शादी में इतना सामान नहीं लिया था जितना उसने अभी से इकट्ठा कर लिया है। अरे तो क्या करूं मैं? समझाओ उसे, नहीं तो देख लेना ये ससुराल वाले हमारे बेटे को हमसे छीन लेंगे। अभी से देखो, हर वक्त उसी के घर, उसी के पीछे, हमारा तो कोई मोल ही नहीं रहा। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। नहीं नहीं, सच कह रही हूं मैं। शादी के बाद देख लेना, वो हमें पूछेगा भी नहीं। सारा पैसा, सारा वक्त, सब कुछ ससुराल वालों को देगा। हम बूढ़े माँ बाप यहाँ अकेले रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अरे अच्छा भाई, मैं बात करता हूँ ना उससे। हाँ तो कीजिए ना बात, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये लड़की वाले बहुत चालाक है, देखा नहीं है आपने रोहन को कैसे अपने जाल में फंसा लिया है। आधी रात को भी बुला लेते हैं और वो भागा भागा चला जाता है। ना ऑफिस की फिक्र ना घर की, बस रचना की फिक्र। ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे कि थोड़ी दूरी बनाए रखे, और ये भी कहना कि शादी के बाद हमें भी याद रखे, सिर्फ ससुराल ही सब कुछ नहीं होता। रोहन की माँ की बातें सुनकर रोहन के पापा भी सोच में पड़ गए। रोहन और रचना की शादी धूमधाम से हो गई। सब कुछ बहुत खूबसूरती से हुआ। रचना दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद रचना रोहन के घर आ गई, लेकिन अब कुछ बदल गया था। रोहन जो पहले हर वक्त रचना के पास रहता था, अब गायब रहने लगा। रात हो गई थी। रचना अपने कमरे में रोहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रोहन नहीं आया। पहली रात थी और रोहन कमरे में ही नहीं आया। ये क्या हो रहा है? रोहन कहाँ है? दूसरे दिन भी यही हुआ। रोहन सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से आता, कमरे में आता ही नहीं था। रचना परेशान हो गई। उसने रोहन को फोन किया, रोहन सुनो, लेकिन रोहन ने फोन काट दिया। रचना ने फिर फोन किया, रोहन ने फिर काट दिया। ये क्या हो रहा है? पहले तो हर वक्त साथ रहता था, अब फोन तक नहीं उठा रहा है। तीसरे दिन भी रोहन कमरे में नहीं आया। रचना रोने लगी। क्या हुआ रोहन को? शादी से पहले इतना प्यार और अब बात तक नहीं करना चाहता। रचना समझ नहीं पा रही थी कि अचानक रोहन का व्यवहार इतना क्यों बदल गया है। खाने का वक्त हो गया था। रचना ने खाना लगा दिया और रोहन का इंतजार करने लगी। अरे रचना तू खाना लगा दे, हम लोग खा लेते हैं। नहीं माँ जी, मैं रोहन का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाएंगे तो साथ में खाएंगे। बेटा रोहन को तो अब देर हो जाया करेगी, तुम उसका इंतजार मत किया करो। लेकिन पापा जी अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई। बेटा रोहन ने अब नौकरी छोड़ दी है, उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, तो अब वो रोज देर से ही आया करेगा। तुम उसका इंतजार मत करो, खाना खा लिया करो। नौकरी छोड़ दी? लेकिन मुझे बताया तक नहीं। अरे उससे इतना वक्त कहाँ है बताने का, बिजनेस में बहुत व्यस्त रहता है आजकल। ठीक है, मैं उनके लिए खाना रख देती हूँ। हाँ रख दे, वो आकर खा लेगा। रचना उदास होकर अपने कमरे में चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन ने इतनी बड़ी बात उससे शेयर क्यों नहीं की। पहले तो हर छोटी बात बताया करता था, और अब क्या हो गया है रोहन को? शादी के बाद सब कुछ इतना बदल क्यों गया? रचना अपने कमरे में चली गई। रोहन की माँ और पापा अकेले बैठे थे। सुनिए जी, आपने बहुत अच्छा किया जो रोहन को समझाया, नौकरी छुड़वा दी और अपना बिजनेस शुरू करवा दिया। अब वो हमारे साथ ही रहेगा, घर पर ही काम करेगा, और सबसे अच्छी बात, अब उसका सारा टाइम हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब रचना के पीछे भागने का वक्त ही नहीं मिलेगा उसे। बिजनेस में इतना व्यस्त रहेगा कि घर आने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ठीक कह रही हो, अब वो हमारे बस में रहेगा, ससुराल वाले उसे अपने वश में नहीं कर पाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, ये ससुराल वाले बहुत चालाक है, हमारे बेटे को अपने वश में करना चाहते थे, लेकिन अब नहीं। अब रोहन हमारा है, सिर्फ हमारा। और रचना, वो तो बस घर में बैठी रहेगी, रोहन का इंतजार करती रहेगी। और ये ठीक भी तो है, बहू को अपनी औकात में रहना सीखना चाहिए। शादी से पहले तो बहुत नखरे दिखाती थी, अब देखते हैं। दोनों अपनी प्लानिंग पर खुश थे। कुछ दिन बाद रचना की माँ का फोन आया। बेटा तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तू एक बार आ जा। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ।
रचना ने रोहन को फोन किया। रोहन, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मायके जाना है, तुम मुझे छोड़ दोगे? रचना, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है, तुम किसी और से चली जाओ ना। लेकिन रोहन, मैं अकेले कैसे जाऊं? तुम प्लीज चलो ना मेरे साथ। अरे रचना, कहा ना मैं बिजी हूँ, तुम टैक्सी से चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है। रोहन ने फोन काट दिया। रचना की आंखों में आंसू आ गए। वो अकेली ही टैक्सी से अपने मायके चली गई। शाम को रचना वापस आई तो उदास थी। रोहन, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, लेकिन जल्दी बोलो, मुझे काम है। रोहन, तुम आजकल मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते हो। ना तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाते हो, ना बात करते हो। शादी से पहले तो तुम हर वक्त मेरे साथ रहते थे। रचना, अब हालात बदल गए हैं, मेरा अपना बिजनेस है, मुझे काम पर ध्यान देना होता है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन रोहन, पहले तो तुम मेरे लिए शॉपिंग करते थे, कहीं भी ले जाते थे, और अब वो पहले वाली बात नहीं है रचना। अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे जिम्मेदारियां संभालनी है। मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ, अब तुम्हारा पति हूँ, और एक पति को अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो क्या शादी से पहले जो प्यार था वो सब झूठ था? ऐसी कोई बात नहीं है रचना, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, तुम समझने की कोशिश करो। रोहन वहां से चला गया। रचना रोने लगी। कुछ दिन बाद रचना की माँ ने बुलावा भेजा कि एक रस्म के लिए आना है। चलो रचना, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे मायके जाएंगे। जी माँ जी, लेकिन रोहन? अरे रोहन को छोड़ो, उससे काम है, हम दोनों चलते हैं। दोनों रचना के मायके पहुंची। रचना की माँ ने अच्छे से स्वागत किया। आइए आइए, बैठिए। रचना बेटा, तू अंदर जा। रचना अंदर चली गई। रचना की सास और उसकी माँ बाहर बैठे थे। तो खुश है ना आपकी रचना हमारे यहाँ? हाँ, बस थोड़ी परेशान रहती है। रोहन बेटा आजकल बहुत बिजी रहते हैं क्या? अपना बिजनेस है तो वक्त तो लगता ही है। वैसे आप लोगों ने शादी से पहले बहुत इस्तेमाल किया था हमारे बेटे का। जी, मतलब? अरे भूल गई, रोहन को तो आप लोगों ने नौकर की तरह इस्तेमाल किया था। आधी रात को बुला लो, सुबह बुला लो, शॉपिंग करवा लो, घुमा फिरा लो, और अब शादी हो गई तो अब क्या जरूरत है उसकी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोहन खुद आता था। क्योंकि आप लोग बुलाते थे। खैर, अब तो वो हमारे घर का है, अब उसका वक्त हमारे पास है, आप लोगों के पास नहीं। रचना ये सब सुन रही थी, उसे बहुत गुस्सा आया। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, रोहन खुद मेरे लिए सब कुछ करते थे। तुम चुप रहो रचना, बड़ों की बात में मत बोलो। नहीं माँ जी, आप गलत बोल रही हैं, हमने कभी रोहन का इस्तेमाल नहीं किया, वो हमसे प्यार करते थे इसलिए सब करते थे। बस बहुत हो गया, चलो हम वापस जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। सास अकेली वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने रोहन को भड़काना शुरू कर दिया। रोहन, तुम्हारी पत्नी ने बहुत बदतमीजी की है आज, मायके में ही रह गई, वापस आने से मना कर दिया। बोलो क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। बोले कि हमने अपनी बेटी को गलत घर में ब्याह दिया, तुम उसे वक्त नहीं देते, शादी से पहले कितना प्यार दिखाया, और अब उन्होंने तो मुझे ही घर से निकाल दिया। बोले कि हम अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ। क्या बकवास है ये? बेटा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, बस रचना से पूछा कि कैसी है, तो उसकी माँ ने ताने मारने शुरू कर दी। बोली कि हमने अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजा था खुश रहने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है, और जब मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने मुझे घर से भगा दिया। बोले कि जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारा रिश्ता नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है माँ? बेटा, मैं तो बहुत रोई, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं, और रचना भी वहीं रह गई, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, बस मुझे अकेले भेज दिया। रोहन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसने रचना को फोन नहीं किया। रचना के मायके से कई बार फोन आए, लेकिन रोहन ने एक भी फोन नहीं उठाया। रचना के मायके में रचना रो रही थी। बेटा रो मत, मैं खुद जाकर रोहन से बात करती हूँ। नहीं माँ, उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया, उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन बेटा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, उसकी माँ ने झूठ बोला है, मैं जाकर सब सच बता दूंगी। अगले दिन रचना की माँ और पापा रोहन के घर पहुंचे। रोहन घर पर नहीं था। माँ जी, आपने बहुत गलत किया, आपने रोहन को झूठ क्यों बताया? अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आप लोगों ने ही तो बदतमीजी की थी। नहीं, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, आप झूठ बोल रही हैं। आज हम रोहन को सब सच बताएंगे। तभी रोहन आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? बेटा रोहन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठ बताया है, हमने कोई बदतमीजी नहीं की थी, हमने उन्हें घर से नहीं भगाया। सच तो यह है कि तुम्हारी माँ ने ही हम पर ताने कसे थे कि हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया था शादी से पहले, और जब रचना ने विरोध किया तो वो गुस्से में चली गई। रचना को तो हमने रोका था वापस जाने के लिए। क्या ये सच है? अरे नहीं बेटा, ये झूठ बोल रहा है। तभी रोहन को रोता देख उसके पिता पिघल जाते हैं। रहने दो, मुझे लगता है कि हमें सब सच बता देना चाहिए।
कि ये सब हम दोनों का प्लान था। क्या ये सब आप लोगों ने प्लान किया था? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे समझाया कि ससुराल वाले तुम्हें हमसे छीन लेंगे, कि तुम उनके पीछे भागते रहोगे और हम अकेले रह जाएंगे। और मैंने भी डर के मारे उसकी बात मान ली। हाँ, मैंने ही ये सब किया। मैंने तुम्हें बिजनेस में व्यस्त रखने के लिए कहा। मैंने ही तुम्हें समझाया कि शादी के बाद रचना को इतना वक्त देना ठीक नहीं है। मैंने ही तुम्हें भड़काया कि ससुराल वाले तुम्हारे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्यों माँ, मैं खुश था रचना के साथ। रोहन तुरंत रचना के मायके की तरफ भागा। रचना को देखकर वो रोने लगा। रचना, मुझे माफ कर दो। मुझे सब सच पता चल गया है। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया रोहन। तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया। मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रचना ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्यार और पछतावा था। ठीक है, लेकिन अब हम अलग रहेंगे, तुम्हारे माँ बाप से दूर। हाँ, जो तुम कहोगी, बस तुम मेरे साथ रहो। रोहन ने अपने माँ बाप से अलग एक घर लिया। रचना और रोहन ने नई शुरुआत की, इस बार सच्चे प्यार और भरोसे के साथ। आजकल तो अच्छे खानदानी लोग बनने ही बंद हो गए हैं। ये कोई परिवार था? ना कोई संस्कार था, ना कोई अतिथि का मान किया। अरे ऐसा तो क्या हो गया जो आप इतने नाराज लगे पड़े हैं? अरे पूछो ही मत। हम मेरे दोस्त के संबंधियों के घर गए थे। इतना बड़ा खानदान था, लेकिन जब हम गए तो ना उन्होंने हमारे लिए ठीक से खाना बनाया, ना हमारा स्वागत किया। मेरे दोस्त को तो इतनी शर्म आ रही थी कि ऐसे लोग उसके समधी हैं। आजकल खानदानी और संस्कारी परिवार मिलते ही कहाँ हैं। उन्होंने भी ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करवा दी है जहाँ मेहमानों के लिए 2 रोटी ज्यादा नहीं होती उनके घर। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करूं? मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे ना हो जो तुम्हें गिन गिन कर खाना बनाने को ना बोल दें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किशन का घर बड़ा ही खानदानी है। उनकी मम्मी को तो ये सब पसंद ही नहीं है। किशन, ये कौन है? और उनकी मम्मी? किनकी मम्मी? फंस गई। ये क्या बोल दिया मैंने? श्वेता, हम तुम्हारी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। श्वेता ने अभी तक किशन और अपने रिश्ते की बात किसी से नहीं कही थी, लेकिन आज जब संस्कारी परिवार की बात निकली तो उसके मुंह से ये बात निकल ही गई और उसे बताना पड़ा कि वो और किशन एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। भाई साहब, पहले तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया श्वेता पर, लेकिन जब उसने बताया कि किशन शेट्टी परिवार का बेटा है और आप भी हमारी ही तरह ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो जाकर मुझे शांति हुई कुछ। अरे भाई साहब, आपका नाम जानने के बाद और आपकी दुकान देखने के बाद मुझे भी संतोष हुआ कि मेरे बेटे ने किसी ऐसी वैसी को अपना जीवन साथी नहीं चुना है। लेकिन किशन तो बड़ा ही सीधा सा लड़का है। आपकी श्वेता ने उससे पहले बात तो की होगी ना, है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि दोनों की आपस में पहले से दोस्ती हुई होगी। क्यों बेटा? अब किशन ने श्वेता को पसंद कर ही लिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ना कोई सवाल पूछ सकती हूँ, ना ही उसे चलने के लिए कह सकती हूँ, ना ही गाना गवा सकती हूँ। अब क्या ही बोले हम। अगर हम अपनी पसंद की लड़की से इसकी शादी करवाते तो बात अलग थी। इसकी सास तो बड़ी ही तेज है। लगता है बच्चों की लव मैरिज से किशन की माँ खुश नहीं है, लेकिन परिवार बहुत ही खानदानी है। इनका बड़ा ही नाम है समाज में। आप लोग आपस में ही बात करेंगे कि अब आगे की बात भी हम कर लें? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। देखिए भाई साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। खाना देखिएगा, शादी में कम नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई साहब, उसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए, खाना बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेहमान हमारे घर से भूखा जाए। ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी बहन जी, हम शादी में इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेहमान हमारे घर से भूखा जाए। अब लव मैरिज से हमारी पुष्पा रानी खुश तो नहीं थी, लेकिन शादी में श्वेता के पिताजी ने तैयारी की थी। उससे पुष्पा और चंदन काफी प्रभावित हो गए थे। हाँ ठीक है, अब लव मैरिज है इन दोनों की, लेकिन इसके पापा ने शादी बड़ी ही अच्छे से करवाई है।
सारे मेहमान बड़े ही खुश होकर गए हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे कि मेरी पसंद पर भरोसा कर लीजिए। ये तो रही शादी की बात, लेकिन रसोई तो श्वेता को ही संभालनी है। अब देखते हैं कि ये कैसे रसोई को संभालती है। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। अब तो उतरना ही पड़ेगा, अब कोई और ऑप्शन थोड़ी है बहू। माँ जी, तो बताइए कि आज क्या बनाना है? हाँ, आज एक काम कर, उड़द की दाल का हलवा बना दे मीठे में, और चावल दाल चढ़ा दो, और एक सब्जी और रोटियां बना दो। अच्छा ठीक है माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, देखिए मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ बहू, देखते रह जाएंगे के चक्कर में हवा में मत उड़ने लग जाना, और मिर्च मसालों का ध्यान रखना जरा। हमारे घर में कोई तेज मिर्च मसाला नहीं खाता है। हमारे घर में ये, हमारे घर में वो, मैं भी अब इस घर में ही हूँ, ये क्यों नहीं समझ रही? क्या नहीं समझ रही हूँ मैं, बताना जरा। अरे, इनको मेरे मन की बात कैसे सुनाई दे रही है? पुष्पा नाम है हमारा, पुष्प को बिना सूंघे ही उसकी सुगंध बता देती हूँ। मैं खाना बना कर आती हूँ माँ जी। श्वेता ने उड़द दाल का हलवा और बाकी सारा खाना बना लिया। उसके घर में उसके अलावा और 4 लोग थे, इसलिए उसने उस हिसाब से ही खाना बनाया था। लेकिन उसे क्या पता था, आज मोहल्ले की औरतें भी उसकी मुंह दिखाई के लिए यहाँ पहुंच जाएंगी। सारा खाना लग गया है माँ जी? हाँ, बस यहाँ लगा दो। अरे बधाई हो पुष्पा, घर में लक्ष्मी आई है तुम्हारे। अरे तुम सब यहाँ? अब मोहल्ले की नहीं, बहू की मुंह दिखाई पर तो आना ही था। और नहीं तो क्या, बहू को शगन भी तो देना था। बड़े ही अच्छे समय पर आए हो तुम सब। श्वेता ने खाना भी लगा दिया है, आओ तुम सब खाना खाओ, उसे आशीर्वाद दे दो। वाह, बहू ने हमारे लिए भी खाना बनाया है, फिर तो आज हम उसे दुगना शगन देने वाले हैं। लेकिन मैंने तो गिनकर रोटियां और खाना बनाया है, हम 5 का ही। लेकिन खाना देखकर तो लग नहीं रहा है कि ज्यादा खाना है, मुझे तो ये सब बस तुम लोगों का ही खाना लग रहा है। अरे नहीं नहीं, और खाना अंदर पड़ा होगा, है ना श्वेता? जाओ लेकर आओ दूसरा खाना, जाओ बहू। नहीं माँ जी, खाना तो मैंने इतना ही बनाया है। लगता है इसे पता ही नहीं था कि इसकी बहू ने क्या बनाया है। वो क्या है ना, श्वेता नई आई है ना, तो इसलिए अभी उसे पता नहीं है शायद। हाँ आंटी जी, कोई बात नहीं, आप लोग खाना खाइए ना, मैं दूसरी बार खाना बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, दूसरी बार कब बनाओगी? कब तुम्हारे ससुराल वाले खाना खा पाएंगे? हाँ, हम दूसरी बार कभी तुम्हारे हाथ का खाना खा लेंगे बहू, अगर हमारे लिए कभी बनाया तो तुमने। हाँ, अब मुंह दिखाई तो हमारी ऐसी ही हो गई, अब शगुन भी ले लो। अब कम से कम खाना ना सही मिठाई लेकर आओ बहू, कि वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा। जी अभी लेकर आई माँ जी। श्वेता को पता था कि उसने अपनी पहली रसोई में बड़ी गलती कर दी है, और इसलिए पुष्पा का चेहरा आज पूरा दिन गुस्से से भरा हुआ था। लेकिन बेचारी श्वेता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे कुछ पूछ पाए। क्या हुआ, आज मम्मी ऐसे क्यों बैठी हैं? ना कुछ बात कर रही हैं, ना कुछ बोल रही हैं। वो आज मोहल्ले की औरतें मेरी मुंह दिखाई के लिए आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि माँ जी उन्हें भी खाना खाने के लिए कह देंगी। मैंने तो खाना हमारे हिसाब से ही बनाया था। क्या? इसका मतलब आज पहली बार इस घर से कोई बिना खाना खाए गया है? पहली बार मतलब आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ क्या इस घर में? अरे कभी नहीं। हमारे घर अगर कोई बाहर से चौकीदार भी आ जाता है तो उसे माँ खाना खिलाकर ही भेजती हैं। हे भोलेनाथ, तभी तो माँ जी इतनी नाराज होकर बैठी हैं मुझसे। अब चलो उन्हें मनाते हैं। हाँ चलो चलो। पुष्पा को देखकर श्वेता और किशन उसे मनाने जाते हैं, लेकिन पुष्पा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। बात तो गलत ही हुई है, लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया। मुझे इतने साल हो गए इस घर को और रसोई को संभालते हुए, लेकिन मैंने आज तक किसी को इस घर से भूखा नहीं जाने दिया, और श्वेता ने आते ही मेरी नाक कटा दी। मम्मी, अब भाभी को कहाँ पता था कि वो औरतें भी हमारे साथ खाना खाने वाली हैं? हाँ माँ जी, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा सा ज्यादा खाना ही बना देती। मैंने तुम्हारे पापा को ही शादी में कहा था कि हमारे खानदान में परंपरा है कि हमारे घर से कोई भी भूखा नहीं जाता, कभी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तुमने इस घर में कदम रखते ही हमारी सालों पुरानी परंपरा को ही तोड़ दिया। अब मम्मी हो गई गलती, अब माफ कर दो प्लीज। श्वेता, आगे से घर में कभी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझसे ऐसी दोबारा गलती ना हो। अब मान भी जाओ मम्मी,
अब आप वो सीरियल वाली सास की तरह लग रही हैं। हाँ ठीक है, एक और मौका देते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पहली रसोई के कांड के बाद तो श्वेता ने अब फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया था। अब वो ध्यान रखती थी कि घर में कभी भी खाना कम न पड़े। आज रोटियां भी ज्यादा बनाई हैं और सब्जी भी। अब कोई आ जाएगा तो खाना कम नहीं होगा। आज तो माँ जी खुश हो जाएंगी। भाभी, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारे हिस्से का खाना बना दिया है माही। ओह सॉरी भाभी, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं माँ जी को बता दूंगी। थैंक यू। मैंने तो पहले ही आज ज्यादा सब्जी बनाई थी और ऊपर से माही भी खाना नहीं खा रही है। एक काम करती हूँ, माँ जी को बता देती हूँ। क्या बता देती हूँ? कि आज भी खाना कम पड़ गया है? अरे नहीं नहीं माँ जी, आज तो उल्टा बहुत सारा खाना बचा हुआ है। मैंने ज्यादा ही खाना बना दिया था और माही ने कहा कि वो आज भी खाना बाहर खाने वाली है। अच्छा, वो भी खाना नहीं खा रही है? वो भी मतलब और कौन खाना नहीं खा रहा है माँ जी? अरे मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि मैं और तुम्हारे पापा जी आज श्रम जी की पूजा में जा रहे हैं, तो हम वहीं खाना खा कर आएंगे। आप दोनों भी? इसका मतलब आज सिर्फ खाना मैं और किशन ही खाने वाले हैं? तो इतने सारे खाने का क्या करूँ माँ जी अब? हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बाहर फेंक देना या गाय को खिला देना, कोई बात नहीं। इतना सारा खाना गाय को दे दूं माँ जी? हाँ, अब कल फिर से यही खाना तो नहीं खाएंगे ना हम। अब इतना सोचो मत, चलो हम चलते हैं, हमें पूजा में जाने के लिए देरी हो रही है। श्वेता ने काफी सारा खाना बनाया था, ये सोचकर कि कोई आ गया तो खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज तो इतना सारा खाना बचा हुआ था कि उसे सब कुछ गाय को देना पड़ा। लेकिन उसे यूं खाना बर्बाद करते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। किशन, मैं सोच रही हूँ आज सबसे पूछ लेती हूँ कि कौन कौन खाना खाएगा और कितना खाएगा। कल बहुत सारा खाना बर्बाद हो गया था। फिर से वही बात श्वेता, अब सबसे पूछकर खाना बनेगा इस घर में? कोई कितना खाना खाएगा उसी हिसाब से खाना नहीं बनता है यहाँ। लेकिन कल हम दोनों के अलावा किसी ने खाना नहीं खाया था। कितना खाना मैंने गाय को दे दिया था। वो तो बस कभी कभी हो जाता है, लेकिन तुम फिर से वही गलती मत करना, वरना मम्मी फिर से नाराज हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। श्वेता रोज ज्यादा ही खाना बनाती, लेकिन कभी आज तक कोई नहीं आया था। रोज खाना बचता और उन्हें या तो फेंकना पड़ता था या तो गाय को डालना पड़ता था। इस बात से श्वेता का मन बड़ा ही विचलित होने लगा था। श्वेता, आज रोटियां बड़ी ही कम बनाई है तुमने, क्या बात है? माँ जी, आपको अगर खानी है तो मैं और बना कर ले आती हूँ। लेकिन तुमने बनाई क्यों नहीं रोटियां? और आज तो मुझे सब्जी भी बड़ी ही कम लग रही है। हाँ माँ जी, रोज रोज खाना फेंकना मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आज सबके हिसाब से ही खाना बनाया है। फिर से वही बात को लेकर बैठ गई तेरी बीवी। किशन, अब मैं क्या करूँ इसका, तू ही बता। श्वेता, तुम क्यों वही बातें लेकर बैठ जाती हो रोज? मैं वही बात नहीं कर रही हूँ किशन, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। यहाँ रोज कोई मेहमान नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो फोन करके आते हैं, इसलिए रोज रोज ज्यादा बनाना मुझे सही नहीं लगता है। अब इस घर में नई बहू के हिसाब से नियम बनेंगे, देख लो। इसमें नियम की कोई बात नहीं है माँ जी, मैं बस कह रही हूँ कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ कि असली बात क्या है। असल में श्वेता को खाना बनाने में आलस आ रहा है, उसे ज्यादा खाना बनाना पड़ रहा है, इसलिए वो नए नए बहाने ढूंढ रही है बस। देखो बहू, इस घर से कभी भी कोई भूखा नहीं जाता। अगर खाना ज्यादा नहीं बना होगा तो अगर कोई अचानक आ गया तो कैसे खा पाएगा? पापा जी, अगर कोई अचानक आ भी गया तो आजकल 10 मिनट में घर पर सब कुछ डिलीवरी हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि घर में और चीजें नहीं होती हैं, मिठाइयाँ हैं, नमकीन है। अब किसी मेहमान को मिठाई खिलाकर रवाना करे, आप ही बताइए। ये बहाने हैं और कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ। हाँ श्वेता, हमारे घर के नियम किसी के लिए नहीं बदलेंगे। तुम 2-4 लोगों का खाना ज्यादा ही बनाना, बस। लेकिन मेरी बात तो। श्वेता, बस, बात यहीं खत्म। श्वेता की बात ना तो कोई सुनता है और ना ही समझने की कोशिश करता है। लेकिन श्वेता ने जो अगले दिन किया उसे देखकर तो सब लोग हैरान ही रह गए। ये क्या कर रही हो? 3 बाल्टी पुलाव बना रही हूँ माँ जी। क्या 3 बाल्टी? भाभी, माना कि कल आपके और मम्मी के बीच बहस हुई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप गुस्से में 3 बाल्टी खाना बनाएंगी। मैं ये खाना आप लोगों के लिए नहीं, किसी और के लिए बना रही हूँ। किसी और के लिए? किसके लिए? हमारे अलावा किसके लिए खाना बना रही हो? उनके लिए जिसे इस खाने की कदर है। देखा माही कैसे ताने मार रही है। हमें कह रही है उनके लिए खाना बना रही हूँ जिन्हें कदर है इसकी। मतलब ये सारा खाना ये अपने मायके वालों के लिए बना रही है।
नहीं माँ जी, 3 बाल्टी सब्जी और पुलाव मैं किसी और के लिए बना रही हूँ और आप सब आज मेरे साथ चलेंगे। कहाँ चलना है लेकिन? श्वेता ने 3 बाल्टी सब्जी आखिर बनाई किसके लिए, ये सोच सोच कर सबका दिमाग अब चकराने लगा था, लेकिन श्वेता ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। श्वेता, आप बता दो कि किसके लिए खाना लेकर जा रहे हैं तुम हम सबको मोहल्ले के बाहर तक ले आई हो। बच्चों आओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। श्वेता ने मोहल्ले के बाहर एक बस्ती के कुछ बच्चों को बुलाया। श्वेता के हाथ में 3 बाल्टी खाना देखकर वो बच्चे खुशी से झूम उठे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उस खाने को देखकर वो लोग इस खाने के लिए कितने तरसे होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि इस 3 बाल्टी सब्जी और पुलाव को देखकर ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खाना उन्हें कभी कभी ही मिलता है और हमारे घर में हम खाना रोज फेंक रहे हैं। आपकी बात सही है कि घर से कोई भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन खाने का इस तरह से वेस्ट करना भी गलत है। बस मैं आज इसी वजह से आप सबको यहाँ लेकर आई हूँ। किशन, चाहे बहू तू मेरी पसंद की नहीं लाया है, लेकिन मानना पड़ेगा कि संस्कार इसके हमारे घर से बिल्कुल मैच खाते हैं। आज से हमारे परिवार में कभी खाना बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आ गया तो घर पर अचानक से? इसका इलाज भी है मेरे पास। अरे आइए आइए मामा जी। अब खाना तो हमने 5 लोगों का ही बनाया है, अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने जब मामा जी को देखा तभी खाना ऑर्डर कर दिया था। जब तक मामा जी बैठेंगे बातें करेंगे तब तक खाना भी आ जाएगा। वाह बहू, ये सही है। मुझे भी जरा दिखा कि ये ऑर्डर कैसे करते हैं। हाँ हाँ, आइए मैं दिखाती हूँ।